नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं किसानों के बारे में और किसानों के द्वारा सरकार से जो मांगे की जा रही है उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं मुद्दा क्या है। ऐसा क्या हो गया है कि किसानों को फिर से अपना आंदोलन चलाना पड़ा। एक बार पहले भी हमने पढ़ा था 2020-21 में एक आंदोलन बड़ा जोरों शोरों से हुआ था। चलिए बिना किसी समय के हम शुरुआत करते हैं इन सभी चीजों को जानने की। सबसे पहले तो आप दो वे में एक पहलू को जानिएगा। किसानों के द्वारा जारी ये दूसरा आंदोलन है, इसीलिए हम इस आंदोलन को किसान आंदोलन 2.0 भी कह सकते हैं। ठीक है, किसान आंदोलन ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों के किसानों को बुलाया है और बुलाने के बाद ये क्या चाहते हैं कि सभी की सभी कहां चलो किसान, दिल्ली चलो। और इन्होंने नारा भी यही दिया, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। तो ये नारा भी इन लोगों ने दिया है। इस आंदोलन में कई किसान नेता शामिल हुए हैं, जैसे सरवन सिंह पधेर हो गए हैं, भगत सिंह हो गए हैं, ऐसे कई सारे नेता इसके अंदर शामिल हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के 7 जिलों में अभी हाल फिलहाल में इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल बंद हो चुकी है। इसके अलावा बाकी सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दिया है, यानी कि धारा अभी लगी हुई है हरियाणा के अंदर। इसके अलावा देखो, हम सबसे पहले किसानों की मांग जाने उससे पहले हम थोड़ा सा मुद्दा जानेंगे। सरकार ने क्या कर लिया है, पूर्णतः तैयारियां कर ली है। किस चीज की तैयारी करी है सरकार ने? सरकार के द्वारा किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जगह जगह बैरिकेड लगा दिए हैं, मतलब कोई भी किसान दिल्ली के अंदर ना घुस पाए। और इन्हीं चीजों के चलते इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले बैरिकेड लगाया। मार्च की अगर हम बात करें कि दिल्ली में 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक धारा 144 लागू है, यानी हरियाणा ही नहीं बल्कि अब तो दिल्ली के अंदर भी इन्होंने क्या कर दिया है, धारा को लागू कर दिया है। साथ ही किसानों के वाहनों की एंट्री पर भी दिल्ली में रोक लगा दी गई है। और कौन से वाहन, खासकर ट्रैक्टर जो है इनके पास में, किसानों के पास में, उन्हें दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। ये सभी की सभी वार्ता कहां हो गई है, सरकार की तैयारी के अंदर हो गई है। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को दिल्ली के कई बॉर्डर पे जाम बढ़ गया है। आपको पता है दिल्ली के चारों तरफ अभी बैरिकेड लगे हुए हैं और उसी बैरिकेड से चलते दूसरे देशों के या हम कहें दूसरे राज्यों के जो प्रमुख व्यक्ति वहां घूमने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए जा रहे हो, उनको जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। और उसी चीज के चलते दिल्ली के हर एक कोने में आपको लगभग 5 किलोमीटर लंबा क्या देखने को मिलेगा, जाम अभी हाल फिलहाल में देखने को मिलेगा। अब हम शुरुआत करते हैं मेन मुद्दे की। किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहली मांग है किसानों की आंदोलन करने के पीछे कि जब सरकार के द्वारा 2020 में 3 बिलों को वापस ले लिया गया था, हम बात कर रहे हैं ना किसान आंदोलन की, अब इन्होंने फिर से इसको उग्र रूप बना दिया है। और बनाने के पीछे का कारण क्या है? पहले तो 2020-21 में चला था, लगभग 1 साल तक इन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। और आंदोलन में अंततः क्या हुआ कि 3 जो कृषि बिल लाए गए थे उन्हें सरकार को वापस लेना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। तब कहीं किसान शांति से फिर से अपने घर परिवार में लौटे थे, वो हमने जाना था। तो फिर यह किसान आंदोलन फिर से शुरू क्यों हुआ है? क्यों दिल्ली के बॉर्डर, यानी कि जो दिल्ली की शंभू बॉर्डर है हरियाणा वाले इलाके की, इस पे आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस ऐसे आप देख सकते हैं, लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता है, बोल भी नहीं पाते। क्या किसानों का हक नहीं है कि वो सरकार के पास में जाके बात करे? जब सरकार को वोट चाहिए होता है तो वो आके बोलती है? तो जब किसानों को न्याय चाहिए तो वो दिल्ली के अंदर इंटर नहीं कर सकते? जैसे ही वो एंट्री करने की कोशिश करें, उनके ऊपर क्या चलाया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। और इसके साथ में ही आंसू गैस के गोले पुलिस के द्वारा बरसाए जा रहे हैं। जैसे ही आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, उधर से किसान क्या कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन कहीं ना कहीं बहुत गलत है। ना किसानों को पथराव करना चाहिए, ना यहाँ जो कानून है, सरकार है, उनको क्या करना चाहिए, आंसू गैस के जो है गोले नहीं छोड़ने चाहिए थे। खैर, दूसरी चीज देखिए क्या है किसानों की मांग, आंदोलन क्यों जोरों शोरों से चल रहा है। तो अब हम मेन मुद्दे पे पहुंच जाते हैं, स्पेशली जिसके लिए इस वीडियो को मैंने क्रिएट किया है उसके ऊपर हम अब पहुंच जाते हैं। सबसे प्रमुख रूप से किसानों की मांग की यहाँ बहुत जोरों शोरों से चर्चा हो रही है और किसानों की अनगिनत मांगे हैं। उनके अंदर 3 सबसे बड़ी मांगे हैं जो शायद पूरा करने में सरकार को पसीना जरूर आएगा। हम यहाँ बात करें कि किसानों की मांग है सभी फसलों पर एमएसपी खरीद का जो कानून है वो लाया जाए। एमएसपी क्या है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो वो लाने की बात की जा रही है सरकार के ऊपर।
देखिए, एमएसपी ऑलरेडी लागू है, पर सरकार ने इस कानून को लिखित तौर पे नहीं दे रखा है। इसी के चलते किसान बोल रहे हैं कि एमएसपी लागू करो। क्या होता है एमएसपी? सबसे पहले एमएसपी को समझिए। देखिए, एमएसपी 3 पार्टीशन में बटा हुआ है। पहला पार्टीशन शारीरिक श्रम, पशु श्रम, मशीनी लेबर, जमीनी राजस्व और अन्य कीमतें। यानी कि अगर कोई किसान है, जैसे मैं किसान हूं, तो मैंने अगर कोई फसल मेरे खेत में बोई है, जैसे मैं गेहूं लगाने के लिए गई, चना लगाने के लिए गई या कोई और फसल, तो मैंने फसल को लगाने में शारीरिक श्रम किया है, पशु श्रम भी लगाया है, इसके अलावा मशीनों का लेबर वगैरह वो सब चीजें करी है। तो अंततः होता क्या है, जब मैंने उन सभी चीजों पे 50,000 रुपए खर्च किए और मैं जब माल को बेचने के लिए मंडी की तरफ जाती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उसकी कीमत 25,000 ही रह गई है। मतलब 25,000 का मेरा नुकसान तो हुआ है, इसके साथ ही शारीरिक श्रम तो मेरा गया ना। मैंने जो मेहनत करी वो तो पानी में ही गई है, और जो मैंने लगाया है उतना तो मुझे नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार से सभी किसान चाहते हैं कि एक एमएसपी दर लागू हो, यानी कि एक फसल जिसपे एक निश्चित दर लागू हो जाए कि आपकी फसल, जैसे चना को हम 2,000 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं, चाहे आप किसी भी समय लेके आओ, इससे प्लस आपको भाव दिया जाएगा, पर इससे कम नहीं दिया जाएगा। एमएसपी का पहला नियम। दूसरी हम बात करें कि जमीनी किराया। अगर जमीन के ऊपर फसल बोई जा रही है, और हम कई बार पढ़ते हैं कि भारत की जो आत्मा है वो गांवों के अंदर निवास करती है, और गांवों के अंदर अत्यधिक मात्रा में अगर कोई रोजगार है तो वो क्या है, किसानों का ही है, यानी कि कृषि है। और कृषि में भी आप देखते हो कि 12 महीने में से 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी आ जाती है। तो बेरोजगारी है, कम से कम उस समय तो जमीनी किराया उपलब्ध कराया जाए। दूसरी हम बात करें परिवारों के सदस्यों की मेहनत। एक परिवार है, मैं किसान हूं, मेरे मदर फादर, मेरे पेरेंट्स लगे हुए हैं, मेरे भाई बहन लगे हुए हैं, इवन मेरी फैमिली की सभी महिलाएं अगर खेती में लगी हुई है, तो उनका क्या फायदा, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो क्या बोल रहे हैं इधर, परिवार के सदस्यों की मेहनत भी देखो और उनको क्या दो, उनको भी यहाँ पे भत्ता दिया जाए। इसके अलावा कीमत C2A1 और सभी को मिक्स करे तो ये सभी क्या होता है, एमएसपी होता है। सीधा सीधा आसान भाषा में कहूं तो हर एक फसल के लिए आप फिक्स रेट कर दो, कम से कम उससे कम में तो नहीं खरीदोगे। चूंकि हम लगा रहे हैं 50,000 रुपए, मिल रहे हैं 35,000 रुपए, तो बाकी के पैसों का क्या, तो वो आता है एमएसपी के अंदर। और यहाँ आप देख लीजिए, किसानों के मन में बहुत भयानक डर बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं एमएसपी क्या है, खत्म कर देगी। क्या लिखा हुआ है, किसानों को डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, जिसपे नरेंद्र सिंह तोमर जी बोलते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। इसीलिए सरकार से किसान चाहते हैं कि आप लिखित में दे दो कि हम एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे। ये है किसानों की पहली मांग, और कहीं ना कहीं ये बहुत जायज भी है हमारे अकॉर्डिंग। अभी सरकार का फैसला क्या आता है वो तो सरकार के ऊपर है, पर किसानों के अकॉर्डिंग ये उनकी पहली मांग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी से जायज है, क्योंकि किसान बहुत मेहनत करता है और उन्हें अंततः फल कुछ नहीं मिलता। क्या कहते हैं, किसान जो खेती करते हैं उसे क्या कहा जाता है, किसानों का जुआ कहा जाता है, सट्टा कहा जाता है। और वही क्या है, अगर मौसम सही ढंग से रहा तो उनकी फसल की कीमत उन्हें मिलेगी, और सही ढंग से नहीं रहा तो कहीं ना कहीं वो हार जाएंगे, है ना। और उसी चीज के चलते हम पढ़ते हैं 2019 से 2023 के बहुत ज्यादा आंकड़े रहे हैं किसानों की आत्महत्याओं के। तो पहला रीजन तो ये हो गया इनका। दूसरी बात करें, किसानों की 3 सर्व प्रमुख मांग है, उनमें से दूसरी मांग, अन्य मांगे की भी आपको मैं बताऊंगी। पहली मांग हमने देख ली है एमएसपी के बारे में, अब दूसरी मांग हम देख रहे हैं। किसानों की 3 सर्व प्रमुख मांगे हैं, उसमें से दूसरी मांग देखिए, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के हिसाब से कीमतों को तय किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन जी कौन है, भारत के अंदर हरित क्रांति को लाने वाले व्यक्ति है। यानी कि हम पढ़ते हैं कि पूरे विश्व भर में जब वर्ल्ड वार से दुनिया गुजर रही थी और उसी समय खाद्यान्न की बड़ी कमी हो गई थी, तो विश्व के अंदर बैठे हुए एक व्यक्ति नॉर्मल बोरलॉग ने हरित क्रांति को जन्म देने की बात करी। और वही भारत में इसी चीज को आगे बढ़ाने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को गया तो वो गया था स्वामीनाथन को। यानी कहीं ना कहीं हम कृषि से संबंधित बहुत ज्यादा इनको महत्व देते हैं। और अभी हाल ही में इनके लिए अनाउंस भी किया गया था कि इनको पद्म, माफ कीजिएगा, भारत रत्न जो है इन्हें दिया जा रहा है। अब हम इनकी मुख्य विशेषता को जानते हैं। क्यों किसान बार बार क्यों बोल रहे हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा जो एक रिपोर्ट बनाई गई थी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर चीज को तय कर दो, वो सारी चीजें हमें मंजूर हो जाएगी। देखिए, कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया जाए, पहला इनका कहना है। दूसरा,
देखिएगा कौन कौन सी मांगे आती है स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार। किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज कम से कम दाम में उपलब्ध कराया जाए। आधा किसान तो ऐसे ही मर जाएगा क्योंकि उसकी जो बीज है, उसका जो सीड्स है, उसको फर्टिलाइज करेगा, सारी चीजें करेगा, और किसान अगर बहुत ज्यादा महंगा बीज खरीदेगा तो बहुत ज्यादा उसका नुकसान है। यानी कि कम दामों में अच्छा बीज उपलब्ध कराने की बात यहां कही गई है। किसानों को फसल की लागत का 50% ज्यादा मिले। इसका अर्थ क्या है? अगर मैंने मेरी पूरी फसल पे 100 रुपए निर्वहन किए हैं, पूरे 100 रुपए मैंने जोग दिए, पर जब मैं बेचने के लिए जाऊं ना तो मुझे वो 100 रुपए तो मिले, पर उन 100 रुपए के अलावा मुझे 50 रुपए और एडिशन सरकार की तरफ से मिले, तब मैं मानूंगी कि मुझे बहुत अच्छे से भाव मिला है हर एक वस्तु को लेके। याद रखिएगा, किसानों की फसल लागत का 50% दाम ज्यादा मिले, ये लिखा हुआ है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। गांवों में विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल खोले जाए, ये भी इन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे चौपाल, ऐसे सेंटर यहाँ खोले जाएंगे तो किसान क्या करेगा? नई नई तकनीकों का यूज करेगा। किसानों के लिए बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी। उनको पता चलेगा कि हमारे पास में जो मिट्टी है वो कितनी उर्वरक है, उस मिट्टी के अंदर हम क्या बोए, जूट बोए, कपास बोए, गन्ना बोए, क्या चीजें हम बोए, तो मिट्टी के अकॉर्डिंग वो पता लगा सकेंगे। चलिए, इसके अलावा बेकार जमीन भूमि हित को बांट दिया जाए और कृषि फंड जो है बना दिया जाए। ये सभी मांग जो है किसके अंदर लिखी हुई है? स्वामीनाथन आयोग के अंदर लिखी गई है, जो कि वर्तमान में किसान आंदोलन के जरिए लोगों के पास में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। चलिए, इसके अलावा तीसरी मांग के बारे में हम जानेंगे, और यही मांग है जो कि सबसे ज्यादा जोखिम भरी हम बोल सकते हैं। एमएसपी सरकार वैसे भी दे रही है, बस वो लिखित में दे दे, ठीक है। स्वामीनाथन आयोग की बहुत सारी बातें सही है, सरकार को शायद माननी भी चाहिए। अब हम तीसरी मांग की यहाँ बात कर रहे हैं, जिसमें हम 50-50% लेके चलने वाले हैं हमारे अकॉर्डिंग, यानी किसानों के अकॉर्डिंग। देखिएगा, किसानों की तीसरी मांग है कि भारत को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुक्त व्यापार से बाहर होना चाहिए। ये है क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन है। हमारी पूरी इस धरती की हम बात करें तो 195 देश है हमारे देश के जैसे, छोटे बड़े होंगे, उनके अंदर 194 सदस्य जो हैं इसके सदस्य बने हुए देश है। एक माफ कीजिएगा, 164 देश जो हैं वो क्या है? इसके सदस्य है। स्थापना 1995 में हुई थी। क्या है? WTO, है ना। तो WTO के अंदर क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अंदर क्या होता है? मुक्त व्यापार होता है। जैसे भारत के अंदर सबसे अधिक उत्पादन की मांग की हम बात करें तो हम कपास भी बहुत अच्छा करते हैं, गेहूं भी बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं, चाय का उत्पादन भी हम करते हैं, बहुत सारी चीजों का हम उत्पादन करते हैं। तो हम जिन चीजों का उत्पादन करते हैं, दुनिया में ऐसे देश भी है जिनको उन चीजों की मांग तो है, पर वहां की जमीनें ऐसी नहीं है कि वो वहां बो सके, इसीलिए हम उनको कम टैक्स में वो सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं, तो वो दूसरे देश खरीद पाते हैं। जैसे हम उदाहरण गेहूं के तौर पे ही ले लें, गेहूं बहुत सारे देशों में होता है, बहुत सारे में नहीं होता है। चाय बहुत सारे देशों में होती है, बहुत सारे में नहीं होती है। एक एग्जांपल में समझिए आप, अगर हम यहाँ पे कोई चीजों को उत्पादन कर रहे हैं, थोड़ा कम टैक्स में हम क्या करेंगे? दूसरे देशों को उपलब्ध कराएंगे ताकि उनका भी काम चलता रहे। इसी प्रकार से अगर हम WTO से बाहर होते हैं तो भारत की कोई भी वस्तु दूसरा देश नहीं खरीदेगा। तो क्या सिर्फ यहाँ खाद्यान्न की ही बात हो रही है? नहीं नहीं, सिर्फ खाद्यान्न की बात नहीं है, मशीनीकरण की हम बात कर सकते हैं, पेट्रोलियम की हम बात कर सकते हैं। जैसे अरबी देश में पेट्रोल होता है, तो क्या भारत उनसे पेट्रोल डीजल नहीं खरीदता है, तेल नहीं खरीदता है? खरीदता है ना, क्योंकि हमें आवश्यकता है। अगर वो देने से मना कर देगा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। तो अगर WTO से भारत बाहर होता है तो कोई भी देश भारत की किसी भी अन्य वस्तु को नहीं खरीदेगा। तो ये मांग कहीं ना कहीं हम देखें ना तो बहुत अलग लेवल में हम इसको ले सकते हैं। सरकार मांगेगी नहीं मानेगी वो हम नहीं कह सकते, पर यह बड़ा मुश्किल है। कह सकते हैं कि मुमकिन तो नहीं है WTO को रखना, यानी कि WTO से भारत को बाहर करना। और अगर हम WTO से बाहर होते हैं तो कई सारे छोटे देशों पे भी इसका भारी हर्जाना चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे देश जिनके पास में उन सभी चीजों की उपलब्धता नहीं है, और शायद भारत के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में वो सभी चीजें उपलब्ध है जिसके जरिए हम टैक्स फ्री उनको दे पा रहे हैं। इन फ्यूचर ऐसा होगा कि हम उनको ये चीजें उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, और इवन हम दूसरे देशों के साथ में कोई भी समझौता करके उनसे ये चीजें नहीं मंगवा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मांग जायज है या नहीं है वो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख ही देंगे, है ना।
चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किसानों की बहुत सारी मांगे और हैं, थोड़ा सा इन पे भी हम नजर डाल लेते हैं। संविधान की 5वीं सूची को लागू कर दिया जाए और आदिवासियों की जमीनों की लूटपाट बंद किया जाए। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे जमींदारी प्रथाएं चली आ रही है, जहां बड़े किसान छोटे किसानों को दबाने का भी काम कर देते हैं और बहुत सारे क्षेत्र में तो आदिवासी जमीनों को सरकार के इस क्षेत्र में ही डाल दिया जाता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संविधान की 5वीं सूची को लागू कर दिया जाए और आदिवासियों की जो जमीनें हैं उनकी लूटपाट को बंद किया जाए। उसके अलावा विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को भी क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। ये भी बड़ा चल रहा है, इसको भी आप रद्द करो। इसके अलावा नकली बीज, दवाइयां, कीटनाशक खाद, सभी कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। कई बार ऐसा होता है कि फसल बहुत अच्छे से चल रही होती है और एक दिन जाता है किसान उठ के कहाँ पे, मार्केट में, और वहां बोलता है कि भाई मेरी फसल थोड़ी और बेस्ट हो जाए, उसके लिए मुझे कोई दवाई बता दो, और वहां जाके ऐसा कोई नकली बीज, नकली दवाई, कीटनाशक खाद दे दिया जाता है जिससे उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस पे भी रोक लगाओ, कानून बनाओ, अगर फसल खराब हो तो उस व्यक्ति को सजा मिले, ये चीज हो। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवार को मुआवजा मिले। जो पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था उसके अंदर जो व्यक्ति मारे गए थे उनके परिवार को मुआवजा दो प्लस नौकरी भी दो, ये भी इनकी डिमांड है किसानों की। ये देखिए कितनी भारी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, कहाँ पे है ये, दिल्ली के अंदर, ठीक है। चलिए इसके अलावा ये देखिए सरकार ने कितनी भारी व्यवस्था करी है। बैरिकेटिंग तो बहुत खतरनाक कर रखी है, 1 2 3 पार्टीशन में, और यहाँ लोहे के सलिए या कीले जिन्हें हम बोलते हैं ना, वो भी लगाए गए हैं। ना तो इस साइड से घुस सकते हैं ना इस साइड से घुस सकते हैं। किसानों की जैसे दिल्ली है ही नहीं, वो जा ही नहीं सकते, ऐसी बातें इसके अंदर हो रही है। नारेबाजी भी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। और एक और मांग मैं आपको बता दूं, वो सबसे महत्वपूर्ण मांग मुझे शायद बहुत अच्छी भी लगी कहीं ना कहीं। किसानों की मांग है कि जो कोई किसान या फिर जो गरीब मजदूर है उनकी उम्र अगर 58 वर्ष हो जाती है तो उन सभी प्रत्येक मजदूरों को और किसानों को क्या किया जाए, 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाए। तो ये राय तो बहुत ही अच्छी है, कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो इनमें से बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जो शायद सरकार के हाथों में हो और वो बहुत अच्छे से उसको पूरा कर भी सकती है, पर इसमें से जो WTO वाली मांग है वो थोड़ा विचार करने वाली मांग है। और आप लोगों की राय क्या है इस सारे वीडियो पे, आप अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा। क्या सरकार को अभी कोई नियम बनाना चाहिए, ये सारी चीजों को पास करना चाहिए? क्या किसानों की ये मांग जायज है कि उन्हें WTO से बाहर करने की बात करें भारत को, है ना? इसके अलावा जाते जाते वीडियो को एंड करते करते एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि करोड़ों में बिक जाते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी, काश किसानों की फसल का भी कोई IPL होता। क्या है, करोड़ों में बिक जाते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी, काश किसानों की फसलों पर भी कोई IPL होता, तो आज देश का पेट भरने वाला खुद भूखा ना सोता। ये सभी बातें किसके लिए समर्पित हैं, किसानों के लिए। और आपकी राय मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो अपने सभी सहपाठियों को और सभी किसान आंदोलनकर्ताओं को जरूर से शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।